हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका सुराना फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के गैस पेपर का सॉल्यूशन। बिकॉज एग्जाम आप लोग के बहुत नियर बाय हैं और हर एक स्टूडेंट थोड़ा टेंशन में है कि क्विक रिवीजन कैसे किया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें मिल जाए, कुछ ऐसा पार्ट हमारे लिए अवेलेबल हो और वो भी सॉल्यूशन फॉर्म में। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए मैं एक गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन लेके आई हूँ और प्रीवियस कुछ हमारे रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि जो हमारे गेस्ट पेपर है उसमें से कई 60-80% तक क्वेश्चंस प्रीवियस जो हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं अभी रिसेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी के उसमें आए हुए हैं। तो आइए हम करते हैं सॉल्यूशन इसका। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पेपर का एक परफॉर्मा बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन पेपर जो है हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए जो हम क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं वो पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है हमारा सेक्शन ए, दूसरा पार्ट है सेक्शन बी, तीसरा पार्ट है सेक्शन सी। अब सेक्शन ए बी सी इन तीनों में मिला के मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास होते हैं 120। तो 120 मार्क्स के लिए हमें कुछ स्ट्रेटेजी अपनी बनानी पड़ेगी, कैसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे हमें वर्क स्टार्ट करना है ताकि हम मैक्सिमम नंबर यहाँ से अटेन कर पाए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सेक्शन से ए जो है मेरा, उसमें हमारे पास 10 छोटे छोटे क्वेश्चंस, 10 स्मॉल क्वेश्चंस जो वन लाइन हो सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड हो सकते हैं, मोर देन वन लाइन आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं आते। तो हमारे पास जो ये जो सेक्शन ए के 10 क्वेश्चंस हैं, ये लगभग ये होता है हमारे पास 20 मार्क्स का सेक्शन। सेक्शन बी जो है ये भी होता है 20 मार्क्स का। सेक्शन सी जो है वो होता है 80 मार्क्स का। तो इस तरीके से 80 20 20 करके हमारा 120 मार्क्स का पूरा पेपर यहाँ पर डिस्क्राइब होता है। अब सेक्शन ए में 10 छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए हमें अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज जब हम सेक्शन सी प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसका जो बेस पार्ट होता है वही हमें सेक्शन ए में मिल जाता है। तो सेक्शन ए जो है वो छोटे क्वेश्चंस होते हैं। आप चाहें तो इसे सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें ताकि अलग अलग यूनिट्स के लिए हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो, हम प्योरली सेक्शन सी पर पहले एग्जाम में अटैक करें। तो सेक्शन बी के लिए हमारे पास कितने क्वेश्चंस होते हैं? 4 क्वेश्चंस। उन 4 क्वेश्चन में से मुझे एनी 2 क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं और वो जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे हर एक क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का। तो यहां से हमें मिल जाते हैं 40 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए 10 क्वेश्चंस ऑल कंपलसरी। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, हर एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, 20 मार्क्स यहाँ से स्कोर होते हैं हमारे। सेक्शन बी जो है वहां होते हैं 4 क्वेश्चंस जिसमें हमारे पास 2 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं और वहां से 2 अटेम्प्ट करने के बाद मुझे मिल जाते हैं 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो 2 क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे होते हैं 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये हमारा होता है 10 और 10, यहां से हमें कवर हो जाते हैं 20 मार्क्स। देन आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में हर एक यूनिट, सपोज मैं यूनिट 1 की बात करूं तो 1 एंड 2 दो क्वेश्चन आएंगे और में, उन और में से मुझे एक ऑप्ट करना होता है और वो एक क्वेश्चन होता है मेरा 20 मार्क्स का। सेम ऐसे ही मेरे पास यहाँ यूनिट 2 है, यूनिट 3 है और यूनिट 4 है। सब में मुझे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? और करके 1 एंड 2 1 एंड 2, जहां पर हम क्या देखेंगे हमारे पेपर में से मुझे एक कोई ऑप्ट करना होगा और वो एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। तो 4 यूनिट में हमारे पास कितना हो जाएगा? 80 मार्क्स यहाँ से स्कोर होंगे। तो आई सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप लोग सबसे पहले सेक्शन सी कवर करें, बिकॉज जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हम बहुत फ्रेश मूड से होते हैं। तो आप सबसे पहले सेक्शन सी से अपना काम शुरू करें। सेक्शन सी के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने का मतलब है हमारा 80 मार्क्स स्कोर हो जाना, और 80 मार्क्स स्कोर हो जाने का मतलब है हमारा रिजल्ट अच्छा खासा बन जाता है। तो ऐसा ना हो कि लास्ट में हम सेक्शन सी स्टार्ट करें और सेक्शन बी और ए में हम इतना उलझ जाएं कि सेक्शन सी के लिए हम इतना टाइम ना दे पाए। तो पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल फ्रेश मूड से
आप लोग सेक्शन सी पर पूरा वर्क अपना कंप्लीट करें। सेक्शन सी को आप लगभग 1.5 से 2 घंटा दें हर एक क्वेश्चन के लिए। 1.5 से 2 घंटे में आप इन 4 क्वेश्चंस को डिवाइड करके पहले अपना काम यहाँ कंप्लीट करें। बचे हुए 1 घंटा 1.5 घंटे में हम ये वाला दोनों सेक्शन कवर करें। सबसे पहले उसमें भी मैं सजेस्ट करूंगी कि सेक्शन बी आप कवर करें, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन करने हैं वहां पर और 2 क्वेश्चन जो है वो 10-10 मार्क्स के हैं, तो कंपैरेटिवली सेक्शन सी से उसका लेवल क्या होता है, कम होता है। उसके बाद सेक्शन ए करें, क्योंकि सेक्शन ए में अगर हमारा बैल भी रैंक हो जाता है, सपोज कॉपी भी लेने स्टार्ट कर देते, तो भी हमारे पास थोड़ा टाइम होता है कि फॉर्मूला लिख दिया, एक लाइन लिख दिया, तो उसमें हम स्कोर कर सकते हैं फिर भी। ठीक है, ये तो थी हमारी स्ट्रेटेजी कि हमें कैसे करना है। ये एक सैंपल पेपर मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये आप लोग को अवेलेबल भी हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। एक सैंपल पेपर जिसके अंदर सेक्शन ए के अंदर मेरे पास कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। छोटी छोटी क्वेश्चन है जो हमने अभी तक पढ़े हैं, उसी का कॉन्सेप्ट है। सेक्शन बी में हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। इन 4 में से मुझे अटेम्प्ट करने हैं एनी 2, और वो जो 2 हम अटेम्प्ट करेंगे वो क्या है हमारे पास अटेम्प्ट करने के लिए 10-10 मार्क्स के, तो मेरा 20 मार्क्स यहाँ से स्कोर हो जाता है। सेक्शन सी में आप देख रहे हैं हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन है, अदर ए और बी। ए और बी पार्ट में से आपको एक आपका जो बेस्ट पार्ट है, जो आपको लगता है कि मैं बेस्ट कर सकता हूँ, वो आपको ऑप्ट करना है और राइटिंग पार्ट शुरू कर देना है। इसी तरीके से सेकंड यूनिट से 2A 2B, थर्ड यूनिट से 3A 3B और फोर्थ यूनिट से 4A 4B। ये है हमारा पेपर का परफॉर्मा। मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि बीएससी सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, सेकंड सेमेस्टर के बच्चे, वो अभी हमारे फ्रेशर बच्चे हैं, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर दिया है, तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मुझे करना क्या था, कैसे अटेम्प्ट करना था। तो आप अपने ड्रॉबैक को कवर करके, उस पिछले वाले उससे लर्न करके अपने नए एग्जाम को बहुत फ्रूटफुल बना सकते हैं। ये हमारा सैंपल पेपर है गैस पेपर। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के गैस पेपर। जो मैंने बनाया है ये आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, और इसके सॉल्यूशन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1 on 1। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो मैंने ऐड किया है स्टेट टेलर्स थ्योरम। हमारे पास टेलर थ्योरम और टेलर थ्योरम से रिलेटेड टेलर सीरीज और मैक्लोरिन सीरीज हमारी यूनिट 1 में ऐड की हुई है पावर सीरीज टॉपिक के अंदर। वहीं से हमने ये टॉपिक उठाया है टेलर थ्योरम, और ये एक्सपेक्टेड है कि इस बार एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो टेलर थ्योरम के लिए हम लोग पढ़ के भी आए हैं 12th क्लास में। ये टेलर थ्योरम का क्या होता है, हमारे पास एक्सपांशन होता है। यहाँ पर हमेशा हम क्या लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट। उस ए पॉइंट के अराउंड हम एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, एफ ए प्लस एच कैसा हो जाता है, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए, एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ डबल ट्रिपल डैश ए एंड एच एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन ए एंड डैश डैश डैश। टेलर थ्योरम जो है वो क्या है, एक इनफाइनाइट एक्सपांशन को शो करती है। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिया, उस फंक्शन के लिए क्या कंपलसरी है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हमारे को जब भी बोला है स्टेट टेलर्स थ्योरम, इट मींस वी हैव टू राइट स्टेटमेंट आल्सो। मैथमेटिकल स्टेटमेंट के साथ साथ आपको लैंग्वेज जितना आप ऐड ऑन कर सकते हैं आपको करना है, ताकि मार्क्स कहीं भी कटने का चांस ना हो। तो सबसे पहले टेलर थ्योरम को स्टेट करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, एक फंक्शन लिया मैंने एफ एक्स, जो कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। मैंने पहले भी बताया कि एक फंक्शन की कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, फंक्शन ए प्लस एच एफ ए और एफ ए माइनस एच, तीनों पर फंक्शन क्या दे दे, वैल्यू इक्वल दे दे, वेयर लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0। ये हमारे पास कंटिन्यूटी की इक्वेशन होती है। बट हम यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल लेते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। और क्या बोला है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स possess continuous derivative of all order in a closed interval a to a plus h। एक इंटरवल मैंने ले लिया a और a plus h, उसके अंदर एक फंक्शन खुद कंटिन्यूअस हो
और उसके डेरिवेटिव्स जो आने वाले हैं, डेरिवेटिव्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एफ डैश ए हम डिस्कस कर रहे हैं, एफ डबल डैश ए डिस्कस कर रहे हैं, एफ ट्रिपल डैश ए डिस्कस कर रहे हैं और एफ एन ए डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब उसके जितने भी डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूटी शो करते हो। पहला कंडीशन क्या है, किसी क्लोज्ड इंटरवल a टू a प्लस h के अंदर कोई फंक्शन f(x) जो है वो क्या शो करता हो, कंटिन्यूटी शो करता हो और उसके डेरिवेटिव भी वहां पर कंटिन्यूअस हो। तो टेलर थ्योरम का एक्सपांशन हम कैसे कर लेते हैं, किसी पॉइंट a के लिए, उस पॉइंट a के लिए मैं कैसे लिख देती हूँ, एफ ए प्लस एच इक्वल एफ ए प्लस एच एफ डैश ए एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रोवाइड अ पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ फंक्शन अराउंड अ स्पेसिफिक पॉइंट। किसी पॉइंट के अराउंड अगर मैं यहाँ पर पूरा टेलर थ्योरम का एक्सपांशन लिख रही हूँ, फंक्शन का एफ(x) का एक्सपांशन लिख रही हूँ, तो मैं उसको इस तरीके से स्टेट कर दूंगी। अब इसी के साथ मैं एक और एड ऑन करना चाहती हूँ कि टेलर थ्योरम के साथ साथ कभी कभी टेलर सीरीज भी पूछ लिया जाता है। तो टेलर सीरीज के अंदर आपको क्या करना होता है, जो h है उसकी जगह x माइनस ए पुट कर देना है। h की किससे रिप्लेस कर देना है, x माइनस ए से। मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख भी देती हूँ यहाँ पर कि अगर मैं h की जगह x माइनस ए कर दूं तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, f(x) इक्वल एफ ए में नो चेंज प्लस h की जगह मैं कर रही हूं x माइनस ए, एफ डैश ए प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस, इसका पार्ट समझिएगा, x माइनस ए रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन ए प्लस आर एन। यहां पर हमारे पास एक आर एन होता है, आर एन क्या होता है, रिमाइंडर, ये हमारा एरर को शो करता है। इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे ऐड किए हैं मैंने, तो मैं वो समझाऊंगी आपको। आर एन क्या है मेरे पास, यहाँ पर आर एन है एरर, जो मेरा फंक्शन जो है अगर फाइनाइट पॉलिनोमियल है तो इस तरीके से एक एरर को शो करता है। मेरा एफ एक्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये क्या कहलाती है, हमारी टेलर सीरीज। टेलर सीरीज, तो अगर टेलर सीरीज आ जाता है तो भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं उसका एक्सपांशन। सिंपली आपको क्या करना है, h की जगह आपको क्या पुट कर देना है, x माइनस ए। h की जगह x माइनस ए पुट करेंगे, ये f(x) का एक्सपांशन आ जाता है, एफ ए एक्स माइनस ए। nth टर्म क्योंकि यहाँ n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वहां तक एक्सपांशन होता है, और उसके बाद हम क्या एड ऑन कर देते हैं, आर एन, जिसे हम रिमाइंडर भी कहते हैं, और ये किसको शो करता है, एरर को शो करता है। ठीक है, ये एरर अप्रोक्सीमेट करता है किसके लिए, जब मेरे पास फाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल हो। तो आई थिंक अगर टेलर थ्योरम आता है तो भी आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, टेलर सीरीज आता है तो भी आप यहाँ पर स्टेटमेंट अच्छे से दे सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, गिव द जनरल फॉर्म ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज। जब हमने टेलर सीरीज डिस्कस किया तो मैक्लॉरिन सीरीज के लिए आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज क्या है, जैसे ही हमने टेलर सीरीज जो है उसमें a की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं, क्या कर दें हम, मैक्लॉरिन सीरीज इज सिंपली टेलर सीरीज वेयर a इक्वल 0। अभी मैंने लास्ट वाले में आपको टेलर सीरीज लिखा, यहाँ a की जगह सारी जगह हम क्या पुट कर दे, 0 पुट कर दे। जैसे ही मैंने a की जगह 0 पुट किया, यहाँ से f(x) तो सेम रहेगा, a की जगह 0, a की जगह 0, यहाँ x माइनस a का होल स्क्वायर था, उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। यहाँ जितने भी a थे उसमें क्या मिल जाएगा मुझे, 0 यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब हम मैक्लॉरिन सीरीज कर रहे हैं तो मैक्लॉरिन सीरीज हमेशा क्या होती है, एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। अब देखिए मैक्लॉरिन सीरीज अगर मेरा अलग से आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज इज अ स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज इवैल्यूएटेड एट a equals 0 if a function f(x) is infinitely differentiable at a equals 0। यहाँ सारी जगह क्या लिख देंगे, a equals 0 पर हम सारी जगह क्या पुट कर रहे हैं, टेलर सीरीज के अंदर, जहां a की जगह मैं क्या पुट कर दूं, 0 पुट कर दूं। तो इसने क्या बोला, हमने पिछली बार क्या देखा था कि फंक्शन क्या होना चाहिए, उसके डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए।
क्योंकि कंटिन्यूस होने के बाद उसका डिफरेंशिएबल फंक्शन हम वहां पर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग में क्या ले दिया, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कंटिन्यूस तो होने ही चाहिए, साथ में फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या, इस डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस होना। डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट करना, उसकी किसी भी डेरिवेटिव की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए। तो मैक्लॉरिन सीरीज जो है जनरली साइन, कोस, लॉग, बहुत सारे एक्सपांशन, e की पावर x, इन सबको एक्सपांड करने के लिए काम आती है हमारे पास। हम आगे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, बी और सी सेक्शन में हमने यहाँ पर ऐड भी किए हैं कि मैक्लॉरिन सीरीज की मदद से हम कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैक्लॉरिन सीरीज सिंपली क्या है, स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज व्हेन पुट a इक्वल 0। जब जो पॉइंट है वो अबाउट अराउंड द क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है। वहां हम अराउंड एनी पॉइंट ए ले रहे थे और उसका इंटरवल ए से a प्लस एच ले रहे थे। यहाँ हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 से h हो जाएगा। और यहाँ पूरा केस a इक्वल 0 के लिए हम क्या कर लेंगे, रीडिफाइन कर लेंगे। मैक्लॉरिन सीरीज हमेशा एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। ठीक है, तो ये हमारे 2 मार्क्स में ऐड किए हुए क्वेश्चंस है। स्टेट आयलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। आयलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है और पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर आयलर्स थ्योरम की मदद से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जिनके बिना डेरिवेटिव निकाले हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आइए देखिए क्या है हमारे पास। आयलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले क्या बोला गया है, इफ u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, बिकॉज पार्शियल की बात कर रही हूं, इट मीन्स एटलीस्ट 2 वेरिएबल वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, मतलब मेरा u जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x और y पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या बोला, इज अ होमोजीनियस फंक्शन। अब वेरी फर्स्ट आपको पता होना चाहिए ये होमोजीनियस फंक्शन समघात फलन क्या है। समघात फलन क्या बोलता है, अगर कोई मेरा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन लिया सपोज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई 2xy स्क्वायर, हमें कितना दिख रहा है, 3 डिग्री का फंक्शन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। इस 3 डिग्री के फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक्स क्यूब बाहर ले लेती हूँ, 1 प्लस वाई बाई एक्स का क्यूब प्लस 2y बाई एक्स प्लस 2y बाई एक्स का होल स्क्वायर। इट मीन्स रिमेनिंग फंक्शन मेरे पास कैसा बन गया है यहाँ पर, एक्स क्यूब फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। इसका मतलब मेरे पास जो फंक्शन है u, जो किसका फंक्शन था, x और y का, अगर मैं उसको इस फॉर्मेट में अरेंज कर पाऊं x की पावर n f y बाई एक्स, बिकॉज बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होंगे, लॉगरिथम फंक्शन भी होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होंगे। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में तो हम हर एक टर्म की पावर्स काउंट करके हम काउंट कर लेते हैं कि राइट हमारे पास इतने डिग्री का समघात फलन है। लेकिन कभी कभी फंक्शन कॉम्प्लिकेट आ जाता है, तो उसके लिए इन जनरल हम क्या यूज करते हैं, x की पावर n f y बाई एक्स। यहां जो n होगा, दिस इज डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, x की पावर n, दिस n इज टू मच इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए मैंने क्या बात करी, अगर u मेरा एक होमोजीनियस फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y का, और कितने डिग्री का, n डिग्री का, इसका मतलब ये फॉर्मेट मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। अगर कोई मेरा फंक्शन u x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वहां पर, और वो n घात का समघात फलन है, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तब मुझे क्या करना है, इट पोजेस कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव, और ये कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो भी रखता हो। मैंने बताया जब भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं तो हम उनके लिए क्या लिखेंगे, वो डेरिवेटिव कंटिन्यूटी शो करते हो, मतलब वहां वो फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने की कंडीशन फुलफिल होती हो, ऐसा नहीं हो कि वैल्यू ही मुझे इनफाइनाइट मिल रही हो। तो जहां भी डेरिवेटिव हम यूज करते हैं उसको लैंग्वेज में हम जरूर से डिफाइन करते हैं कि उसके डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। क्या बोला जा रहा है, अगर ऐसा कोई पार्ट मेरे पास है u जो n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो ऐसे टाइप के पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं nu, x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y इक्वल
एन यू। शर्त क्या है, ये यू जो है ये क्या होना चाहिए, यू एक होमोजीनियस फलन, होमोजीनियस फंक्शन, समघात फलन होना चाहिए। और अगर वो n डिग्री का है तो सीधा nu आंसर आ जाएगा। सपोज मैं इसके लिए इस डेरिवेटिव की वैल्यू निकालूंगी तो मैं यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं करूंगी, मैं सीधा क्या करूंगी, यहाँ से 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, इट मींस इस पूरे का आंसर कितना आने वाला है 3u, ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ लिख दीजिए, दैट इज आवर आंसर। तो आयलर्स थ्योरम बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कि इस टाइप के डिफरेंशिएबल जो पार्शियल डिफरेंशियल होते हैं उनकी डायरेक्ट वैल्यू देने के लिए एक शॉर्टकट है हमारे पास। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए, राइट द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन हमने किया है 0 to 1 x m minus 1 1 minus x n minus 1 dx, दिस इज बीटा फंक्शन। अगर मैं गामा n की बात करूं तो 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस x पावर n माइनस 1 dx। मेरे लेक्चर्स अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत डिटेल से, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ हर एक छोटे छोटे स्टेप एक्सप्लेन करे हुए आपको वहां पर मिल जाएंगे सफल एजुटेक के ऐप पर। अब देखिए, उसमें से मैंने क्या उठाया, राइट द रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन। इस बीटा फंक्शन और इस गामा फंक्शन में क्या रिलेशन है, इसका पूरा डेरिवेशन हमने हमारे नोट्स में उधर ऐड भी किया है। आप जाइए वहां पर ऐप पर, आपको पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट में डाला है। इट मींस 2 मार्क्स में आपको क्या बोला गया है, द रिलेशनशिप कनेक्टिंग द बीटा फंक्शन बीटा एम एन एंड द गामा फंक्शन, यहाँ पर गामा फंक्शन गामा एन, for positive real number m greater than 0 n greater than 0। रीजन क्लियर लिखना पड़ेगा कंडीशन जब स्टेटमेंट दे रहे हैं, बिकॉज गामा में नेगेटिव वैल्यू क्या दे देता है, इनफाइनाइट। तो इट मींस जो गामा के अंदर आ रहा है वो सब क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है गामा n प्लस 1 इक्वल n गामा n, और यही इक्वल हो जाता है फैक्टोरियल n के। ठीक है, अगर यहाँ पर गामा 3 है तो मेरा फैक्टोरियल 2 निकलेगा, गामा 4 है तो वहां फैक्टोरियल 3 निकलेगा। तो कुछ रिलेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, बीटा एम एन किसके बराबर होता है, जहां भी मुझे जरूरत हो कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है तो मैं बीटा को गामा में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लूंगी। तो बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन दोनों का रिलेशन क्या है, बीटा फंक्शन गामा फंक्शन, बीटा हमारा एम एन पर डिफाइन है, गामा फंक्शन भी एन पर डिफाइन है। तो उस केस में मेरा रिलेशन क्या होगा, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, जहां पर शर्त क्या है, m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव पर वो क्या दे देगा, इनफाइनाइट वैल्यू। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब मेरे पास 1/2 पार्ट हो। इसको क्या लिखेंगे, 3/2 गामा 3/2, इसको अगेन 1/2 करेंगे तो 3/2 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 इज रूट पाई हियर। और अगर मेरे पास नॉर्मल है कि गामा 5 विच मीन्स फैक्टोरियल 4, ताकि हम 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करके इजीली इसका नंबर्स निकाल पाए। तो जब भी मुझे क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो ऑलवेज मुझे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, 1/2 फॉर्म है, तो आपको गामा का ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आपके पास नॉर्मल फॉर्म है, इंटीजर फॉर्म, तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये बीटा और गामा का रिलेशन है। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन रेक्टिफिकेशन ऑफ अ कर्व। रेक्टिफिकेशन मीन्स चापकलन। रेक्टिफिकेशन, चापकलन। ठीक है, क्या है हमारे पास, रेक्टिफिकेशन मतलब एक आर्क या चाप की मैं बात करूं और उसके किन्हीं 2 पॉइंट का मुझे ध्यान हो, तो उन पॉइंट के बीच में मेरे पास जो आर्क लेंथ होती है वही क्या कहलाती है, रेक्टिफिकेशन मेरे पास यहाँ पर कहलाती है। अगर मैं यहाँ पर इस पोर्शन को देखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ से, इसको हम क्या बोलते हैं, एस। तो यूजुअली जो एस का फॉर्मूला हम लिखते हैं, a to b
रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। जब मेरे पास x की लिमिट यहाँ पर पता हो, ये x, यहाँ से यहाँ तक लिमिट मुझे पता है x की, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जो ए पार्ट है उसको मैंने ले लिया, ए से बी। रेक्टिफिकेशन इज द मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ कर्व बिटवीन टू स्पेसिफाइड पॉइंट। यहाँ दो स्पेसिफाइड पॉइंट कौन से, ए और बी, और इन ए और बी के बीच में जो लेंथ कैलकुलेट करनी है, एग्जैक्ट लेंथ, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वो मैथमेटिकल प्रोसेस ही क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन कहलाता है। तो रेक्टिफिकेशन क्या है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, किसको फाइंड करने के लिए, एग्जैक्ट लेंथ ऑफ एन आर्क, वो भी किन्हीं दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग इंटीग्रल कैलकुलस टू सम द इनफाइनाइट डेसिमल डिस्टेंस अलोंग द पाथ ऑफ द कर्व। ये जो पाथ है उस कर्व के बीच में किन्हीं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इसका इंटीग्रल पार्ट हम यहाँ पर हमेशा यूज करते हैं। इसके पोलर फॉर्म, इसके बहुत सारे y के रिस्पेक्टिवली बहुत अलग अलग फॉर्म पर मैंने ऐप में बहुत सारा काम करवा रखा है। पूरे कोर्स के अंदर मैंने खूब सारा एक्सप्लेनेशन दिया है इसका, आप जाकर वहां पर अच्छे से उसे देख सकते हैं। डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास एक पूरा का पूरा चैप्टर है यहाँ पर, लेकिन वो चैप्टर क्या है हमारे पास, हम कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए अगर हम डिस्कशन करें तो हम डिफाइन करते हैं हमेशा कर्वेचर। ठीक है, क्या बोला है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन अ कर्व इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क विच बेस्ट अप्रोक्सीमेट द कर्व एट दैट पॉइंट। उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलेटिंग सर्कल, और इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर। अब आप कर्वेचर समझिएगा, व्हाट इज कर्वेचर। कर्वेचर क्या है, एक कर्व का जो बैंडनेस है उसको मेजर करने का तरीका क्या है मेरे पास, कर्वेचर। कोई कर्व कितना बैंड हुआ है, इसका मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मुझे जो समझ आ रहा है वो क्या है, अगर मेरा कर्व बहुत ज्यादा बैंड है तो उसका सेंटर उतना ही नियर बाय आ जाएगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या है कि अगर मेरा कर्वेचर पूछा जाए तो कर्वेचर क्या है, एग्जैक्टली बैंडनेस ऑफ एनी कर्व, किसी भी वक्र में कितना झुकाव हुआ है वही क्या कहलाता है, उस कर्व का कर्वेचर कहलाता है। उस कर्वेचर का रेसिप्रोकल कर दे हम, उस कर्वेचर के रेसिप्रोकल का मतलब जितनी ज्यादा बैंडनेस उतना ही कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर रो को क्या बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर को शो किया है इस कप्पा से 1/k। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन अ कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एनी कर्व is the radius of the circular arc which best approximate the curve at that point। जो सबसे बेस्ट इसकी डिस्टेंस को दे, वो डिस्टेंस जो है, वो जो आर्क है, वो रेडियस ही मेरे पास क्या बन जाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाती है। ठीक है, तो आपको कर्वेचर से रेडियस ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करना अच्छे से आना चाहिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम रो से डिनोट कर रहे हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर किसी कर्व के रेडियस, सर्कुलर आर्क के रेडियस को ही शो करती है, और वो कौन सा रेडियस आर्क होता है जो बेस्ट अप्रोक्सीमेट करे, विच बेस्ट अप्रोक्सीमेट द कर्व एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं मोटा मोटा इसको देखना चाहूं तो मेरे पास जितना कर्व ज्यादा बैंड है उसका रेडियस उतना ही छोटा होगा, और उसकी वैल्यू उतनी ही अप्रोक्सीमेट, अगर मैं वैल्यू उसकी निकाल लूं, वो वैल्यू मेरी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। इसका एक बहुत कॉमन फॉर्मूला है कार्टेशियन फॉर्म वाला, वो मैं लिखवा देती हूँ। रो इक्वल 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई dx स्क्वायर। इसे हम बहुत सारे कार्टेशियन कर्व के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं, ऑल्दो इसका पोलर फॉर्म भी है, बहुत सारे फॉर्म मैंने यहाँ पर ऐप में ऐड किए हैं,
ऐप में मेरा पूरे लेक्चर्स का बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। दिस इज द स्टेट द चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। चेन रूल की जब भी मैं बात करती हूँ इट मीन्स मेरे को सिंपली कनेक्ट होता है एक से दूसरा कनेक्ट किया हुआ, आगे 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 किस तरीके से हमारा काम होता है। आप यहाँ पर समझिएगा इसको कि z जो है वो किसका फंक्शन है, u और v का, ठीक है। और u और v जो है वो फर्दर किसके फंक्शन है, u फंक्शन है। हम यहाँ प्लस नहीं लगा सकते, गलत है। u किसका फंक्शन है, x का। u किसका फंक्शन है, y का। v भी किसका फंक्शन है, x का। v भी किसका फंक्शन है, y का। अगर आप इसे देखेंगे तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ ये है एक क्लास टीचर, ये दो क्या है, क्लास के मॉनिटर, और क्लास में दो ही स्टूडेंट है वहां पर, x और y। एक क्लास टीचर को x का रिपोर्ट लेना है कि x कैसा बच्चा है, तो क्लास टीचर किसके पास जाता है, पहले u के पास जाता है, u से x की रिपोर्ट लेता है, v के पास जाता है, v से x की रिपोर्ट लेता, तब जाके उस z को, क्लास टीचर को, उस स्टूडेंट x की कंप्लीट रिपोर्ट मिलती है। ये है हमारा चेन रूल कि जहां पर हम अप्रोच नहीं कर सकते वहां हमारे असिस्टेंट उसे अप्रोच करते हैं और उस असिस्टेंट की रिपोर्ट को ही हम क्या ले लेते हैं, एग्जैक्ट रिपोर्ट। बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ समझिए इस छोटे से सेक्शन को कि मुझे z को x का रिपोर्ट चाहिए, z को x का रिपोर्ट चाहिए। इट मीन्स z सबसे पहले किसके पास जाएगा, z सबसे पहले u के पास जाएगा। z गया u के पास, u से ली x की रिपोर्ट। z गया v के पास, v से ली x की रिपोर्ट। लिखते कैसे, डेल z बाय डेल x, दो पार्ट में डिवाइड है x की इंफॉर्मेशन, वाया u वाया v। तो हम इसे कैसे लेंगे, डेल z बाय डेल u बाय डेल x प्लस डेल z बाय डेल v बाय डेल x। देन दोनों इंफॉर्मेशन कंबाइन होके किसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिला, x का मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल गया। सेम ऐसे ही डेल z बाय डेल y के लिए, आई थिंक अब उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस स्टूडेंट की खबर मुझे चाहिए, इस स्टूडेंट की खबर चाहिए तो मैं किसके पास जाऊंगी, पहले u के पास, u से y की खबर, v के पास, v से y की खबर। लिखिए, लिखना डेल z बाय डेल u बाय डेल y, डेल z बाय डेल v बाय डेल y। ये है हमारा कंप्लीट पार्ट जो क्या शो कर रहा है कि अगर मेरा z u v का फंक्शन है, u फिर से x y का और v x y का फंक्शन है, then the partial derivative of z with respect to independent variable x and y, तब ये जो z के पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y क्या वैल्यू देगा, किस तरीके से मुझे उसे कवर करना है। तो आई थिंक आप लोग को एक छोटा सा स्टोरी की मदद से मैंने समझाया है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए डिरिचलेट्स इंटीग्रल फॉर्मूला। दिस इज ट्रिपल इंटीग्रल फॉर्मूला। बहुत कॉम्प्लिकेट टाइप के ट्रिपल इंटीग्रल को अगर मैं डिरिचलेट फॉर्म में कंसीडर कर पा रही हूं तो उसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे टाइप का इंटीग्रेशन, डिरिचलेट इंटीग्रल्स प्रोवाइड अ जनरलाइज्ड रिजल्ट फॉर इवैल्यूएटिंग स्पेसिफिक मल्टीपल इंटीग्रल। पैटर्न कैसा है, जहां पर यहाँ एक ट्रिपल इंटीग्रल आएगा, x की पावर l माइनस वन, y पावर m माइनस वन, z पावर n माइनस वन, dx dy dz। उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाता है, गामा l गामा m गामा n गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन। ये गामा फंक्शन का बेस्ट एप्लीकेशन पार्ट है अगर कोई इंटीग्रल इस टाइप का है। शर्त वहां पर क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि पैरामीटर मस्ट बी पॉजिटिव। मैंने पहले भी बताया जहां भी हम गामा फंक्शन यूज कर रहे हैं ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, बिकॉज नेगेटिव पर वो इनफाइनाइट वैल्यू देता है। वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव, जो एक्स वाई जेड हमने लिए हैं ये भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। इंटीग्रेशन डोमेन बाउंडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन 1, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसकी। एक्स वाई जेड जो हमने लिए हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होने चाहिए। एलिमेंट जो हमने लिए हैं वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, वो भी पॉजिटिव होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर वहां पर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है एक्स वाई और जेड तीनों का सम लेस देन इक्वल 1 है
तो ही हम ये डिरिचलेट इंटीग्रल कहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इंटीग्रेशन मिला, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और इसका आंसर इस फॉर्म में लिख दिया। गामा फॉर्म में लिखने का मतलब गामा के बाद सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान हो जाता है, एक दो स्टेप में ही मेरे पास न्यूमेरिकल का रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने गामा वाला पार्ट देख लिया, लेकिन कंडीशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल क्या होना चाहिए, 1 होना ही चाहिए। इसे आप लिखना ना भूले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है डिरिचलेट की। नेक्स्ट देखिए लेजेंडरी डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ये भी बीटा फंक्शन के अंदर आता है। इसका पूरा डेरिवेशन आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, जहां मेरे लेक्चर्स है, डिटेल लेक्चर्स विद ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप भी मैंने वहां पर मेंशन किया है। ठीक है, तो लेजेंडरी डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्सप्रेसेस द रिलेशन फॉर गामा फंक्शन विद डबल आर्ग्यूमेंट। जो गामा फंक्शन है उसके 2m को रिलेट करने के लिए यहाँ पर क्या है, एक रिलेशन है, डायरेक्ट याद रखना है। गामा m प्लस हाफ, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कैसा हो जाता है, रूट पाई अपॉन 2m माइनस 1 गामा 2m हो जाता है। ठीक है, ये रिलेशन, ये फॉर्मूला बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम आता है। सपोज मुझे कहीं पर दिया हुआ है गामा 1/4 और यहाँ पर दे दे 3/4, मैं उसे कैसे सोल्व करूं, उसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, गामा m प्लस हाफ का मतलब 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3/4। अब इसकी वैल्यू जब मुझे निकालनी है तो सीधा सीधा इसमें क्या कर देंगे, जहां जहां m है वहां पर क्या पुट कर देंगे, 1/4 पुट कर देंगे और हमारा आंसर हमें इजीली मिल जाएगा। तो कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कंडीशन वही, जो गामा के अंदर आ रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पर। राइट द इंटीग्रल फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए, अभी तो मैंने क्या बताया आपको, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हमने वहां पर एक स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ कोई P पॉइंट है, एक्स वाई है, उसके लिए मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, S का फॉर्मूला 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर dx हो गया। यहाँ पर किसके लिए बोला है, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब दिस इज रेडियस वेक्टर, दिस इज थीटा। अगर मैं यहाँ लूंगी तो पॉइंट कैसा हो जाएगा मेरे पास, मेरा कर्व यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट तक। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। ए से बी के बीच में मुझे वही लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। इस आर्क लेंथ का मतलब क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर ए से बी के बीच की लेंथ निकालनी है। और कोऑर्डिनेट कैसे है यहाँ पर, r1 θ1, ये होगा r2 θ2, या r ले लीजिए ओनली, ये है मेरा पास r θ1, ये मेरे पास सेम r θ2। ठीक है, तो मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी, s का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ1 से θ2 रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है। तो राइट द इंटीग्रल फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क इन द पोलर कोऑर्डिनेट फॉर अ डिफाइंड बाय द पोलर इक्वेशन r इक्वल एफ थीटा। कार्टेशियन में y इक्वल एफ एक्स, पोलर में r इक्वल एफ थीटा। द लेंथ ऑफ द आर्क s, ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज s, जो हमें मेंशन भी है। 2 पॉइंट्स ए और बी विद पोलर एंगल θ1 एंड θ2। ये एंगल कितना है θ1, ये एंगल पूरा कितना आ जाएगा θ2। जो θ1 और θ2 एंगल है उनके बीच में मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको यहाँ पर राइट डाउन कर देना है। ये है हमारे सेक्शन ए के न्यूमेरिकल्स जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। सेक्शन बी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन बी जो है वो 10 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, और यहाँ 4 न्यूमेरिकल्स होते हैं। उन 4 में से आपको जो लगता है कि बेस्ट जो मुझे आता है वो 2 बेस्ट आपको वहां से अटेम्प्ट कर लेने हैं। नंबरिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आपको लग रहा है कि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आ पाएगा, आप उसे पहले कट मत करिए, पहले आप उसे होल्ड कर दीजिए। पहले सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है सेकंड से ज़्यादा बेटर आप फर्स्ट को कर पाए। एक बार कट करने के बाद हम उसे वापस से राइट करने में टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप पहले
किसी भी सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, सपोज 4 क्वेश्चन है, पहले आप अपने बेस्ट 2 निकालें। सपोज बेस्ट 2 में भी आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाए कि सपोज वो एंड तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें, लेकिन पहले वाले को होल्ड करके रखें। देन आपको लगता है बेटर मैं कौन सा कर पाया, कौन सा एंड तक जा पाया, उसे रखें, बाकी को आप एक क्रॉस लगा के आ जाए। और जो सीक्वेंस में पहले आएगा उसे पहले चेक करके नंबरिंग हो जाएगी। आप सीक्वेंस उसी अकॉर्डिंग चूज करें यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा कि पीडीएफ में मैंने क्वेश्चन ऐड कर रखा है। पावर सीरीज का एक क्वेश्चन आया है, हमने यहाँ पर ऐड किया है सेक्शन बी के अंदर, एक्सपांशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का एक्सपांशन करिए। ये एक्सपांशन हमेशा किसकी मदद से करेंगे हम? मैक्लॉरिन सीरीज की मदद से। मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है, देखिए, एफ एक्स इक्वल एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो। मैंने बताया था मैक्लॉरिन सीरीज क्या है? टेलर सीरीज का एक स्पेशल पार्ट जहां ए की जगह हम क्या पुट कर देते हैं? जीरो पुट कर देते हैं। तो ये मेरा मैक्लॉरिन सीरीज का एक्सपांशन है। लेकिन मैक्लॉरिन सीरीज के स्टेटमेंट के लिए मुझे कुछ यहाँ पर कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो मैक्लॉरिन सीरीज के लिए सबसे पहले एक्सपांशन करने के लिए मैंने एफ एक्स लिख दिया साइन एक्स, उसका एक बार डिफरेंशियल, बिकॉज मुझे डेरिवेटिव उसका रिक्वायरमेंट है, मुझे चेक करना है क्या इसके डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? फंक्शन को डिफरेंशिएबल करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट डिफरेंशियल निकाला cos x, सेकंड डिफरेंशियल निकाला माइनस साइन x, थर्ड डिफरेंशियल निकाला माइनस cos x, फोर्थ निकाला cos का वापस माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर मैं nth टर्म देखूं तो आप देखिए साइन से cos, cos से साइन, इट मींस पाई बाय 2 तो आएगा। तो x के साथ क्या आएगा? पाई बाय 2। अब n पाई बाय 2 मैंने लेके चेक किया, जब मैं n की वैल्यू यहाँ पर 0 रखती हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आ गया 1 रखती हूँ तो पाई बाय 2 प्लस एक्स कॉस एक्स आ रहा है। 3 रखती हूँ, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, इट मीन्स क्या हो गया? माइनस का साइन एक्स हो गया। ऑक्टेंट आपको देखते जाने हैं, किस ऑक्टेंट में मेरा ए एस टी सी, जैसे ही ऑक्टेंट बदलता जाएगा वैसे ही हमारा पार्ट चेंज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा यहाँ से n की जगह 3 पाई बाय 2 माइनस साइन आ गया, 4 पाई बाय 2 मीन्स 2 पाई प्लस एक्स मीन्स वापस साइन एक्स से सही हो जाएगा, ये आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये मेरे पास क्या मिल गई? इसकी जनरल टर्म मिल गई। मुझे ये सारे किस पर निकालने हैं? ए इक्वल 0 पॉइंट पर, ऑरिजिन पर निकलती है हमेशा सीरीज। तो ऑरिजिन के लिए मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया? यहाँ पर सारी जगह 0 पुट कर दिया, 0 0 0 0 0 पुट कर दिया। तो मुझे क्या मिला? या तो 0 वैल्यू मिली या प्लस माइनस 1। एक बार 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, कॉस 0 1, तो मेरे पास माइनस 1 आ जाएगा, साइन 0 0। इस तरीके से प्लस 1 माइनस 1 0, ये वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलती रहेगी। मैंने ये पार्ट यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब मैक्लॉरिन के लिए पार्ट समझिएगा कि for every positive integer there exists another derivative of fx। किस इंटरवल के अंदर? इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर 0 to x के अंदर मेरे पास सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कि जो हमारे डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए या डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो हमने बोल दिया सो फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट द nth डेरिवेटिव ऑफ fx, क्योंकि वैल्यू कैसी आई थी? या तो 0 या प्लस माइनस 1 वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रही थी। अब हम कंसीडर करते हैं लाग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। मैंने बताया भी था वहां पर मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर, टेलर सीरीज के अंदर एक रिमाइंडर होता है Rn। अगर उस Rn की वैल्यू भी 0 कंसीडर हो जाए, इस Rn की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तब हम मैक्लॉरिन सीरीज का एक्सपांशन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इस Rn की वैल्यू 0 क्या हो, जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 क्या हो, रिमाइंडर को करने के 2 तरीके हैं। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वहां पर ऐप में एक्सप्लेन कर रखा है। ऐप में जितने भी मेरे लेक्चर्स है उनमें आपको डिटेलिंग मिल जाएगा, हमने लाग्रांजेस फॉर्म कैसे लिया है। तो हम यहाँ पर 2 फॉर्म में से एक फॉर्म क्या कंसिडर करते हैं? लाग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही है, बहुत कम में कोशी फॉर्म वहां पर यूज किया गया है। Rn क्या आ गया? x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f n थीटा x। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लाग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के लिए। तो ये आपको यहाँ तो डायरेक्टली ले लेना है क्योंकि वहां मैंने डेरिवेशन करवाया हुआ। Rn की वैल्यू क्या होगी? x की पावर n फैक्टोरियल n f n थीटा x। f n x मैंने निकाला हुआ है यहाँ पर, f n x मेरे पास है साइन x प्लस n पाई बाय 2।
अगर मैं यहाँ एफ एन थीटा एक्स कर रही हूँ तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा एक्स प्लस एन पाई बाई टू। यहाँ लिख दिया साइन थीटा एक्स प्लस एन पाई बाई टू, जहाँ थीटा की वैल्यू कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से 1 के बीच में वेरी कर रही है। मैंने क्या लगा दिया, मोड ऑफ आर एन, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, इस मोड ऑफ आर एन की वैल्यू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पर क्या चाहिए, 0। पहली कंडीशन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, दूसरा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पे इस आर एन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम मैक्लॉरिन सीरीज की मदद से किसी भी सीरीज को एक्सपांड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मोड ऑफ आर एन लगाया, पूरा मोड ऑफ आर एन लगा दिया। मोड का पार्ट हमें पता है, मोड ऑफ z1 z2 क्या होता है, मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2 कर दिया। साइन थीटा की कोई भी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है मॉडुलस में, लेस देन इक्वल 1 होती है, इसको लगा दिया लेस देन इक्वल 1, मोड ऑफ एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल एन। अब ये टर्म जो है ये एन टेंस टू इनफाइनाइट पर 0 आ रही है या नहीं आ रही है, उसको चेक कैसे करेंगे, क्योंकि क्या होता है अगर मेरी ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो आर एन कहाँ टेंस करता है, एन टेंस टू इनफाइनाइट पर, 0 पर। अब इसके लिए हमारे पास एक थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है कि ये वैल्यू कन्वर्जेंट कैसे है, उसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी कर रखा है, नेक्स्ट में होगा शायद, ये रहा एक्सएन। ये मैं क्या प्रूव करने जा रही हूँ, प्रूव दैट एक्सएन अपॉन फैक्टोरियल एन इज कन्वर्जेंट, अभिसरण। थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस जो आप लोग पढ़ के आए हो उसके अंदर यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का, जिसमें मेरी यूएन टर्म जो है उसके साथ मैं यूएन प्लस 1 टर्म निकाल देती हूँ और उन दोनों के रेशियो को चेक करती हूँ। यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 किया मैंने यहाँ से, तो मेरे पास ये पार्ट मुझे मिल गया। अगर मैं एन टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करती हूँ तो ये वैल्यू कैसा दे रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू। इनफाइनाइट का मतलब ग्रेटर देन 1, और अगर मेरा un अपॉन un प्लस 1 एन टेंस टू इनफाइनाइट पर ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, इक्वल 1 पर फेल हो जाता है, तब हम वहां पर आगे राबेस टेस्ट, लॉगरिथम टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट वहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ मैं शॉर्ट में आपको क्या बता रही हूँ, इसका मतलब समेशन ऑफ un क्या हो गया, कन्वर्जेंट। समेशन ऑफ un का मतलब दिस टर्म xn अपॉन फैक्टोरियल n, ये क्या हो गई, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट से छोटी सीरीज ऑलवेज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो कन्वर्जेंट से छोटी सीरीज कन्वर्ज है, इट मींस ये भी लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पर वैल्यू क्या दे देगी, 0 वैल्यू यहाँ पर दे देगी। अब ये दोनों मैक्लोरिन की कंडीशन फुलफिल हो गई, इट मींस मैं मैक्लोरिन का एक्सपांशन क्या कर, एफ एक्स साइन एक्स सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ मैक्लोरिन सीरीज। दो कंडीशन बता दी, पहले डेरिवेटिव की, दूसरी आपकी लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पर आर एन रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जाए। तब एफ एक्स की वैल्यू कैसी हो जाती है, सीरीज में एफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0, जस्ट वैल्यू रखेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा साइन एक्स का सीरीज जो हमें याद भी है, हम कई सारे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज करते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5, सारे ऑड नंबर्स आते हैं। यही अगर कोसाइन की सीरीज होती तो भी हम सेम प्रोसेस लेते, ई की पावर एक्स भी सेम प्रोसेस लेते। बहुत सारी सीरीज मैंने यहाँ पर सफल एजुटेक के अंदर हमारी जो ऐप है उसके अंदर मैंने जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए उनमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको इससे रिलेटेड वहां पर मिल जाएंगे। इसी में सेकंड क्वेश्चन जो हमने ऐड किया है, फाइंड द एनवेलप ऑफ द सर्कल्स ड्रॉन अपॉन द सेंट्रल रेडियस ऑफ द एलिप्स एज डायमीटर। डायमीटर लिया है हमने एलिप्स का, ठीक है, और इसको डायमीटर लेकर, कलर में चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर, यस, फाइंड द एनवेलप ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का एनवेलप ज्ञात कीजिए जो सर्कल कहाँ बनाया गया है, सेंट्रल रेडियस ऑफ द एलिप्स, इस एलिप्स की सेंटर से जो रेडियस है उस रेडियस को डायमीटर मतलब व्यास लेकर, ये सेंट्रल रेडियस को व्यास लेकर जो सर्कल ड्रॉ किया हुआ है उस सर्कल का एनवेलप ज्ञात कीजिए। एनवेलप का कॉन्सेप्ट क्या है पहले उसे समझिए। किसी भी इक्वेशन का एनवेलप निकालने का मतलब होता है वहां पर एक पैरामीटर प्रेजेंट है, हम सबसे पहले उस इक्वेशन को लिख लेते हैं जिसका एनवेलप निकालना है,
उस पैरामीटर के रेस्पेक्टिवली उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, दूसरी इक्वेशन आ जाती है। उन दोनों इक्वेशन से जब हम पैरामीटर को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, वो इक्वेशन ही मेरे पास क्या कहलाती है, एनवेलप कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले वो इक्वेशन मेरे पास होनी चाहिए जिसका मुझे एनवेलप निकालना है, वो पैरामीटर इंक्लूड वाली इक्वेशन मेरे पास होनी चाहिए। उसके लिए सीधा सीधा ना पार्ट देके क्या बोल दिया, उस सर्कल का एनवेलप निकालिए, पहले उस सर्कल तक तो पहुंचिए। वो सर्कल कहाँ ड्रॉ किया हुआ है, सेंट्रल रेडियस ऑफ द एलिप्स। ये एलिप्स बनाया, इसकी सेंट्रल रेडियस मतलब 0 पॉइंट, और इस रेडियस की बात करें तो पॉइंट क्या होता है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, इस एलिप्स का पॉइंट ले लिया, ये इसकी सेंट्रल रेडियस, इस रेडियस को व्यास मानकर, डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए। उस सर्कल की पहले इक्वेशन निकालिए। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हो। अगर मेरे पास डायमीटर के एंड पॉइंट x1 y1 x2 y2 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल 0। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर्स एंड पॉइंट्स आर दिस। उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स, दिस इज x1, दिस इज y1, this is x2, this is y2, x minus x1, x minus x2, y minus y1, y minus y2 इक्वल 0। इसे थोड़ा सा अरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स कॉस थीटा वाई स्क्वायर माइनस बी वाई साइन थीटा इक्वल 0। और सिंप्लीफाई करने के लिए ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा उधर ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां पैरामीटर कौन है, थीटा। मैंने क्या बताया, अब यहां से एनवेलप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। एनवेलप का कॉन्सेप्ट कहां से शुरू होता है, यहाँ से। हमारा टारगेट क्या है, इस इक्वेशन से पैरामीटर को एलिमिनेट करना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर अवकलन की मदद से हम इस प्राचल को, पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं प्राचल, तो प्राचल को अगर हम यहाँ से हटा पाते हैं, तो वो इक्वेशन ही मेरी क्या कहलाती है, एनवेलप कहलाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या किया, ये मैंने एक मेन इक्वेशन मेरी लिख दी जिसका मुझे एनवेलप निकालना है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, थीटा के रेस्पेक्टिवली इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। थीटा के रेस्पेक्टिवली डिफरेंशियल करेंगे, कॉस थीटा से माइनस साइन थीटा, साइन थीटा से कॉस थीटा, और बाकी थीटा के रेस्पेक्टिवली करें तो कंप्लीटली 0। क्या आ गया, ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा इक्वल 0। हमें पता है थीटा को एलिमिनेट करना, और साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर कर देते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर किया, ये 3 टर्म आ गई, सेकंड का स्क्वायर किया, 3 टर्म आ गई, और राइट साइड में स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ से क्या मिल गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। बी स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी सेम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत छोटे से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ आने चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट ऑफ द कर्व। आपको यहाँ पर डबल पॉइंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताना है। डबल पॉइंट के कॉन्सेप्ट के लिए हम डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने सिखा भी रखा है। क्या लिया, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बना लिया, उस फंक्शन का डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल 0 किया, डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल 0 किया। दोनों पार्ट करने के बाद मुझे यहाँ से कुछ पॉइंट्स मिल गए, x की वैल्यू ये मिली, y की वैल्यू ये, तो मैंने 2 पॉइंट बना दिए, 2 1 और 2 1/3। मुझे चेक करना है कि यहाँ पर कौन से डबल पॉइंट है और उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है। So 2 1 satisfy the given equation, so we have to check the double point on this. 2 और 1 जो है वो सेटिस्फाई करता है, बाकी 2 1/3 जो है वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता, बिकॉज यहाँ पर 1/3 रखेंगे और यहाँ 2 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये नॉन जीरो वैल्यू आ रही, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या वो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, 2, 1 पॉइंट जो है ओनली ये मुझे यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम चेक करते हैं डबल पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर, नेचर ऑफ डबल पॉइंट हम चेक करते हैं इसके ऊपर। सेकंड डेरिवेटिव्स हमने तीनों निकाल लिए यहाँ पर। सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट 2, 1। मेरे पास क्या आया, आर आ गया, एस आ गया और टी आ गया। ठीक है, मुझे चेक करना है अगर मेरा एस स्क्वायर आर टी से बड़ा है तो ये कैसे टाइप का है, नोड टाइप का डबल पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा।
ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो आपको सफल एजुटेक के ऐप के अंदर बहुत डिटेल से मिल जाएगी। ये तो हम आप लोग के लिए एक सैम्पल पेपर लेके आए हैं, तो इसमें मैंने बहुत लिमिटेड पार्ट ऐड किया है। जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट को यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन कैसे चेक करना है, मेरे को PQRST पांचों पार्ट आने चाहिए। सबसे पहले P = 0, Q = 0, ये दोनों क्या है मेरे पास, P एंड Q। दिस इज P, दिस इज Q। P = 0, Q = 0 करके पॉइंट निकालना है। जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो उस पॉइंट पर ही हम डबल पॉइंट चेक करेंगे। डबल पॉइंट चेक करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, RSOT की। उस पॉइंट पर RSOT निकालने के बाद मुझे S² और RT को चेक करना है। इफ S² > P, देन ये नोड टाइप का डबल पॉइंट होगा। नोड, कर्व और बहुत सारे पैटर्न है वहां पर। देखिए अब फोर्थ क्वेश्चन क्या आया हुआ है, evaluate triple integral where region of integration of a cone V bounded by the following। तो मेरा कोन है वो दो स्ट्रक्चर है उसके पास, पहला है x² + y² = z², दूसरा है z = 1। ये मेरा पार्ट है z = 1 पार्ट, और ये जो सेक्शन है अगर मैं z की वैल्यू 1 कर दूं तो क्या मिल रहा है, x² + y² = 1। इट मीन्स ये जो पूरा सेक्शन चल रहा है ये क्या चल रहा है, x² + y² = 1। ये कब इक्वल 1 होगा, ये रेडियस 1 कब होगी, जब z की वैल्यू 1 यहाँ पर इंटरसेक्ट करिए, ये मेरी 1 रेडियस। उसके अलावा क्या होगा, z जैसे जैसे बदलता जाएगा वैसे 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 मेरा सर्कल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन समझ में आना चाहिए पहले। अब मुझे यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल निकालना है। ट्रिपल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, z इन टर्म्स ऑफ xy, y इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। ये हमेशा हमारा एक रूल है ट्रिपल इंटीग्रल का कि z की वैल्यू जो लिमिट्स है ऑलवेज किसकी फॉर्म में लाएं, x और y की फॉर्म में। y की लिमिट किसकी फॉर्म में लाएं, x की फॉर्म में। x कैसा ले, एज अ कांस्टेंट हम वहां पर लेके चले। ठीक है, आइए यहाँ पर काम शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो z का लिमिट है वो मुझे कैसा दिख रहा है, सर्कुलर पार्ट से। ये सर्कुलर पार्ट पर क्या है, x² + y² = z²। अगर मैं यहाँ से z की वैल्यू देखूंगी तो कैसी आ जाएगी, √x² + y² से कहा जा रही है z = 1 सरफेस, मेरा ऊपर वाला सरफेस। मैंने यहाँ से लिख लिया z की वैल्यू कहाँ से, √x² + y² से 1 तक वेरी करेगी। अब मेरे पास जैसे ही ये सरफेस आया, मेरे पास यहाँ क्या आ गया, y की वैल्यू कैसी आ गई, इन टर्म्स ऑफ x, इजीली मिल रही है। y की वैल्यू के लिए कोई कंडीशन नहीं है, फर्स्ट ऑक्टेंट है, सेकंड ऑक्टेंट, इट मींस पूरा नेगेटिव से पूरा पॉजिटिव तक टर्म जाएगा। मैंने यहाँ से पूरा लिमिट निकालने का प्रोसेस भी सिखा रखा है। दूसरे पार्ट में मुझे क्या लेना है, y इन टर्म्स ऑफ x, तो x² + y² इक्वल क्या हो जाएगा, 1। यहाँ से y का लिमिट लगा ला, +√1 - x², इट मीन्स -(1 - x²) से लेकर +(1 - x² तक पूरा लिमिट जाएगा। जब x की लिमिट की बारी आई तो x एक्सिस पर y और z दोनों 0 कर देते हैं, तो x² = 1 है। इट मीन्स x का लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 to +1 कंप्लीट। लिमिट आने के बाद तो हमारा कैसा प्रोसेस है, बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर में इंटीग्रेशन पढ़ के आए, √x² + y² to 1 माइनस दिस टू दिस, ये आ गया 2z। जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा, z²/2, 2 से 2 कैंसिल, z dy। z के फॉर्म में तो होगा नहीं, मुझे x और y का फॉर्म चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 - x² - y²। लिमिट्स मेरे पास -2 है, यहाँ पर 1 - x² y के रेस्पेक्टिवली तो कांस्टेंट है, सिर्फ y आ जाएगा, y² का y³ आ जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों अप्लाई किया है यहाँ पर, यहाँ बन जाता 3/2, यहाँ भी 3/2, ये पार्ट मुझे मिल जाता है। इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिल गई, ये पैटर्न मिल गया। अब मुझे सिर्फ x के रेस्पेक्टिवली करना है, मेरी टर्म क्या मिल जाती, 1 - x² पावर 3/2। यहाँ से भी, और बिकॉज -a2a, मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या है, -a2 + a fx dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 to a twice fx dx when fx is even। अगर इवन फंक्शन है तो मेरे पास ये है, और अगर fx ऑड फंक्शन है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ से x इवन फंक्शन दिख रहा है तो -1 से 1 को हम 0 to 1 करके ट्वाइस कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली x की जगह sin थीटा, ये फॉर्मूला लगाया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 0 से
0 to π/2 sin m थीटा cos n थीटा d थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2/2। इस फॉर्मूले से हम कितने भी टफ यहाँ पर साइन और कोसाइन की टर्म आ जाए 0 से π/2 लिमिट के अंदर इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो साइन m इट मीन्स 0 है, m की जगह 0 ले लिया। साइन कॉस n इट मीन्स यहाँ पर ये है 4 प्लस 1/2। यहाँ पर पूरे में क्या लिख दिया, m की जगह 0 n की जगह 4। यही फॉर्मूला लगाया और इसको सिंप्लीफाई करके फटाफट से हम कहाँ पहुंच गए, आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है अभी तक? 4 क्वेश्चंस हमने किए हैं हमारे पैटर्न के। ऑल 4 क्वेश्चंस जो कहाँ से आए हुए हैं, बी पार्ट तक। ठीक है, सी पार्ट के लिए अब हम शुरू करते हैं हमारा। यस, अब सी पार्ट के लिए हम यहाँ शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, फाइंड द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एस्टेरॉइड। ये सारे आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा रही हूँ। ठीक है, क्या है, फाइंड द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एस्टेरॉइड, x इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर पैरेलल इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पैरेलल इक्वेशन का मतलब रिलेशन बिटवीन p एंड r, p और r को कनेक्ट करने वाला। p का फॉर्मूला है x dy by dx माइनस y अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर। ये p को xy से कनेक्ट करता है, ये r को xy से कनेक्ट करता है, और बाद में हम xy एलिमिनेट करके p को डायरेक्टली r से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, dy by dx। dy by dx के लिए मुझे x और y तो इन टर्म्स ऑफ t दे रखा है, तो मैं dx by dt और dy by dt यहाँ से निकाल लेती हूँ। जो dx by dt और dy by dt हमने निकाले हैं, उसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, dy by dx यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। जो dy by dx मुझे यहाँ से मिला है, उसकी वैल्यू मैंने वहां रख दी इन टर्म्स ऑफ t पूरा, x की जगह भी dy by dx माइनस 10t है, पूरा पार्ट मैंने वहां पर रख दिया। जैसे ही रखा और इसे सॉल्व किया, मुझे क्या मिल गया यहाँ से, p की वैल्यू माइनस a sin t cos t, मुझे यहाँ पर p की वैल्यू मिल चुकी है। मेरे पास टर्म क्या, आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मतलब ए स्क्वायर कॉस 60 बी स्क्वायर साइन 60, बट इसको भी सॉल्व करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। हम यहाँ से फॉर्मूला ले लेते हैं, तो मेरे पास ये ए क्यूब टर्म है और ये बी क्यूब टर्म है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये फॉर्मूला मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहाँ से उठाया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1, ये मेरे वैल्यू मिल गई। अब आप देखिए यहाँ पर साइन टी कॉस टी की वैल्यू क्या है, साइन टी कॉस टी की वैल्यू है माइनस पी बाय ए। माइनस पी बाय ए हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ सारी जगह माइनस आएगा, माइनस पी बाय ए मुझे यहाँ से मिल गया। तो यहाँ से क्या आ जाती है, ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। तो आप अगर यहाँ से p और r का रिलेशन देखेंगे तो ये हमें सॉल्यूशन इजीली मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, एक पहली इक्वेशन यहाँ फॉर्मूले में सॉल्व करनी है, दूसरी इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करनी है, और दोनों से टारगेट क्या है, जो हमारा पैरामीटर था t उसे वहां से हटा देना। जैसे ही मैंने यहाँ पर t पैरामीटर को एलिमिनेट किया, t के लिए मेरे पास यहाँ टर्म आ गई थी साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी मैंने यहाँ लगाया, सिंपली मेरे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन मुझे मिल गया। ये है हमारा रिलेशन बिटवीन p एंड r, जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ पैरेलल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 20 नंबर में कई बार पूछा जाता है, आप लोग को आना चाहिए पार्ट कैसे सॉल्व होता है। देखिए कर्व दे रखा r की पावर n a की पावर n cos n थीटा, उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालना है, कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल भी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का पोलर फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
और आप जाके देखेंगे तो सफल एजुटेक की ऐप में कैसे फॉर्मूला आया है, कैसे बहुत सारा पार्ट मैंने वहां पर खूब एक्सप्लेन किया है। तो रो क्या है मेरे पास, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा ट्वाइस में है होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है इसके लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, डी आर बाई डी थीटा की, बट कर्व मेरा कौन सा है, पावर की फॉर्म। तो पहले जब भी मुझे डिफरेंशिएशन करना हो पहले पावर को हम किस में कर लेते हैं, लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, एन लॉग आर एन लॉग ए प्लस लॉग कॉस एन थीटा। डिफरेंशिएट कर दिया थीटा के साथ, एन बाई आर डी आर बाई डी थीटा, ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, कॉस एन थीटा और कॉस एन थीटा का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में माइनस साइन एन थीटा, और एन थीटा करेंगे तो एन आ जाएगा। यहाँ से मुझे एन से एन कैंसिल, इट मीन्स डी आर बाई डी थीटा कितना हो गया, माइनस आर टेन एन थीटा। लेकिन मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम लगा देते हैं ये डी आर बाई डी थीटा, डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर हम यहाँ से करते हैं। फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड से करते हैं, पहले फर्स्ट का डिफरेंशियल किया, सेकंड को कांस्टेंट, फिर फर्स्ट को कांस्टेंट और सेकंड का क्या, टेन थीटा का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एन थीटा, और एन थीटा करते तो एन प्रोडक्ट में। यहाँ से हमने फिर डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू रख दी माइनस आर टेन एन थीटा, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। मुझे क्या मिल गया, आर टेन स्क्वायर एन थीटा माइनस एन आर सेक स्क्वायर एन थीटा। यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखूँ, ये मेरे डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर मिल गया। मुझे किसके अंदर वैल्यू रखनी थी, रो के अंदर, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर, पूरा का पूरा टर्म यहाँ रखते हैं। जैसे ही टर्म रखा, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया और पावर टू से कैंसिल होके सेक क्यूब बन गया। यहाँ भी हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये टर्म मुझे यहाँ तक मिल चुकी है। ये वन प्लस टेन स्क्वायर क्या बन गया, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर बाहर ले लिया तो वन प्लस एन बन गया, ऊपर सेक क्यूब था, ये स्क्वायर से क्यूब सेकेंड थीटा बच गया। ये क्या आ गया, आर सेकेंड थीटा अपॉन एन प्लस वन। अब आप जाकर अगर प्रूफ दैट को देखेंगे तो क्या मिला हुआ है, थीटा फॉर्म नहीं है यहाँ पर, ए की पावर एन अपॉन एन प्लस वन, आर की पावर एन माइनस वन। तो मुझे यहाँ से क्या देखना पड़ेगा, सेकेंड थीटा को हटाना पड़ेगा। इस सेकेंड थीटा के लिए अगर मैं मेरे मेन क्वेश्चन पर जाती हूँ तो देखो क्या किया हुआ है, ये वाला पार्ट, इससे सेक बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ए की पावर एन अपॉन आर की पावर एन, ए की पावर एन अपॉन आर की पावर एन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो ये क्या मिल गया मुझे, हैंस प्रूफ। पहला पार्ट मेरा यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। सेकेंड पार्ट पर आइए, द कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 2 रो साइन फाई। रो हमने निकाल रखा है, फाई के लिए हम काम कर लेते हैं। फाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टेन फाई क्या होता है, आर डी थीटा बाय डी आर। तो यहाँ आर तो अवेलेबल है, डी थीटा बाय डी आर हमने अभी निकाला, उसको वैल्यू रख देते हैं, क्या है, माइनस कॉट एन थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए टेन पाई बाई टू प्लस एन थीटा, इट मीन फाई की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू प्लस एन थीटा। आइए फॉर्मूला में रखते हैं, क्या है, कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल 2 रो साइन फाई। रो की वैल्यू है अवेलेबल, फाई मैंने निकाल लिया, यहाँ पर रखते 2 रो, रो की वैल्यू रख दी, साइन फाई, फाई की जगह पाई बाई टू प्लस एन थीटा रख दिया। पाई बाई टू प्लस एन थीटा क्या हो जाता है, कॉस एन थीटा। यहाँ से वैल्यू देखा, ये मेरे पास क्या मिल गया, आंसर का। कॉस एन थीटा को भी मैंने आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन रख दिया, मेन क्वेश्चन से आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ये सॉल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट मिल गया। तीसरा पार्ट यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो आंसर में ये लाना है। अब आप समझिएगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल, पोल का मतलब ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये, ठीक है, जो रो बनती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये टेंजेंट है। तो क्या बोला जा रहा है, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है, ओसी डिस्टेंस। इस ओसी डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, देखो ये मेरा टेंजेंट होता है, ये शाई एंगल होता है, ये रेडियस वेक्टर आर, और इसका एंगल फाई, ये थीटा होता है, आर थीटा पॉइंट होता है। इसने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस, इट मीन्स ओसी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करने बोल रहा है। ओसी का वैल्यू क्या लेके आना, ये वैल्यू लेके आना। ओसी लाने के लिए पहले मैं एक ट्राइंगल क्रिएट करती हूँ, जिसमें मुझे पता नहीं है कि ट्राइंगल कैसा होगा। यहाँ मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल क्रिएट किया। जब ये ट्राइंगल हमने क्रिएट किया तो हमारे पास कैसा आ रहा है कि ओपी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी एक नॉर्मल ट्राइंगल जिसमें मुझे पता भी नहीं है कि ये एंगल 90 डिग्री है या नहीं है, उसके लिए अगर मैं थीटा एंगल लेती हूँ तो मैं क्या लिख दूँ थी, ओ ए बी,
तो हम यहाँ से क्या देख लेते हैं, अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर किया, OC का स्क्वायर क्या हो जाता है, OP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर माइनस 2OP डॉट PC cos एंगल। अब ये एंगल क्या होगा, बिकॉज ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस फाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से क्या देखा, अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल क्या हो गया, 90 माइनस फाई हो गया। मुझे तो ये एंगल चाहिए, छोटा वाला एंगल। तो 90 माइनस फाई अगर ये एंगल हो गया तो इसके लिए मैं अगर बात कर रही हूँ तो क्या आएगा, एक ये साइड एक ये साइड, जिस एंगल की बात करते हैं उसकी दोनों साइड पॉजिटिव, मतलब OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस 2OA OB cos ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, OP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर माइनस 2OP डॉट PC, और एंगल कितना है, 90 माइनस फाइव। कॉस 90 माइनस फाइव का मतलब क्या हो गया, साइन फाइव। साइन फाइव की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, पाई बाई 2 प्लस एन थीटा। आर स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर माइनस 2r, रो की वैल्यू हमने निकाली है, फाइव की वैल्यू हमने निकाली, डायरेक्टली यूज कर ली। आर स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट मैंने यहाँ कर दिया कॉस एन थीटा, एज इट इज आ गया। यहाँ तक हमने कोई चेंज नहीं किया, जो चल रहा है। एलसीएम ले लिया इस पार्ट का, ऊपर वाला पार्ट मेरा एज इट इज यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से मुझे क्या करना है, बिकॉज प्रूव दैट के अंदर थीटा नहीं है, तो इस थीटा को भी मुझे यहाँ से हटाना है। तो थीटा को हटाने के लिए वापस क्वेश्चन पर गए, आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन कर दिया। यहाँ से ये कैंसिल, आर की पावर 2n वाला पार्ट मिल गया। ये मुझे मेरा आंसर यहाँ पर कंप्लीट मिल जाता है। इसी फॉर्म में मुझे प्रूफ करना था कि बताइए कि पोल का सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ जो सेंटर है कर्वेचर का, उससे वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वैल्यू होनी चाहिए। आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए कि पोल कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए मेरे पास पुराने हथियार क्या क्या है जो हम प्रीवियस ईयर्स में करके आए। तो तीन पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस एंड दिस। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लाग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड की फॉर्म में। अगर मेरे पास कोई फंक्शन बनाना है तो मैं अगर उस फंक्शन को f बार दे रही हूँ तो पहला फंक्शन q लैम्डा 1 r लैम्डा 2 s, इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। अगर वो xyz की फंक्शन, यहाँ पर पहला फंक्शन ये, दूसरा xyz, तीसरा xyz, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, fxyz लाग्रांज मल्टीप्लायर लैम्डा 1 लैम्डा 2 की मदद से पहले क्या बनाएंगे, इसे एक मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे। पहले बना लिया ये फंक्शन u जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, लैम्डा 1 ये कंस्टेंट है हमारे, ये दोनों को ऐड कर दिया, इक्वल क्या कर दिया, 0। सबसे पहला पार्ट, जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालते तो कॉन्सेप्ट क्या, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वल 0, उससे पॉइंट फाइंड आउट करते, और सेकंड डेरिवेटिव इक्वल 0 करके उसमें वो पॉइंट्स चेक कर लेते हैं, वो पॉजिटिव आ रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो मिनिमा की कंडीशन, और अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो वो मैक्सिमा की कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर जब हम लाग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड यूज करते हैं तो हमें मैक्सिमा मिनिमा चेक करने की जरूरत नहीं है। इटसेल्फ क्वेश्चन ही हमारा इतना लेंदी हो जाता है, क्योंकि पॉइंट्स निकालना ही अपने आप में एक टफ टास्क हो जाता है। और ये तो स्पेशल क्वेश्चन है जहाँ सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वल क्या करेंगे, 0 पॉइंट निकालने। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वल 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ए एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और एल एक्स का l हो गया। सेम इसी तरीके से y, सेम इसी तरीके से z। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को x से, सेकंड को y से, थर्ड को z से कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, यहाँ ए एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ एल एक्स। इसकी वैल्यू क्या है, 0, इसको 0 रख दिया, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू u है, ये सब वैल्यू रख दी। लैम्डा 1 की वैल्यू कैसी आ गई, माइनस यू, क्योंकि बेसिकली लैम्डा 1 लैम्डा 2 मुझे यहाँ से हटाने। लैम्डा 1 की वैल्यू आई माइनस यू, उसे हमने रखा पहले क्वेश्चन में, माइनस यू माइनस यू माइनस यू। जब रखा तो मेरे पास वैल्यू कैसी आ गई, 2x माइनस ए 1 माइनस ए यू माइनस लैम्डा 2 एल। एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस लैम्डा 2 एल अपॉन दिस। एक्स की वैल्यू आ गई, अगर मैं लैम्डा 2 एल और इसको रिवर्स कर लेती तो ए यू माइनस 1, इस माइनस साइन को अंदर मर्ज कर दिया। सिमिलरली y से भी आएगी, सिमिलरली z से भी आएगी, हम उसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सिर्फ l की जगह m कर दें और बाकी पार्ट सेम रहेगा, लैम्डा 1 की जगह लैम्डा 2 कर दें। जो तीन टर्म आई है, अब ये पॉइंट तो मिले हैं,
लेकिन इन पॉइंट में भी क्या आ रहा है, ये लैम्डा टू प्रॉब्लम कर रहा है। तो कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से लैम्डा टू को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होता। उन क्वेश्चंस को हम लास्ट में कैसे लिख देते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल 0। lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल 0, उसका रीजन क्या है, ये लैम्डा टू कॉमन आके कहाँ मर्ज हो जाएगा, 0 में मर्ज हो जाएगा। बिकॉज लैम्डा टू इटसेल्फ 0 नहीं, इट मींस बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कैसा आएगा, लैम्डा टू भी आएगा प्रोडक्ट में, ये भी आएगा। ये पार्ट 0 नहीं है, इसका मतलब ये पार्ट क्या बन जाता है, 0। तो हम क्या लिख देते हैं, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ u। क्योंकि इससे ज्यादा हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, हम क्या लिख देंगे, बस यहाँ से लैम्डा 1 लैम्डा 2 को एलिमिनेट कर दिया, इट मींस वही मेरे पॉइंट से जो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस को फॉलो करेंगे। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ये। ट्रांसफर द फॉलोइंग इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन में दिया हुआ है, पोलर में कन्वर्ट करना है हमें। कार्टेशियन और पोलर के रिलेशंस हमें पता है, एक्स आर कोस थीटा होता है, वाई आर साइन थीटा होता है। इसका रीजन भी आपको पता है। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो इस पॉइंट को मैं आर थीटा भी लिखती हूँ, इस पॉइंट को मैं एक्स वाई भी लिखती हूँ। अगर ये आर है और ये थीटा है, और एक्स वाई कब लिखती हूँ, जब ये एक्स है और ये वाई है। तो इस आर का यहाँ कंपोनेंट क्या होता है, आर कॉस थीटा कंपोनेंट। इस वाई का क्या कंपोनेंट होता है, आर साइन थीटा। इसी को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y बाई एक्स, और स्क्वायर एंड सम कर दूं तो आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे कहाँ पहुंचना है, अभी जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का ए पार्ट में क्वेश्चन था उसी का एप्लीकेशन है। u जो है उससे कहाँ पहुंचना है, x पर। लेकिन u और v के लिए मेरे पास u के लिए बीच में क्या है, r थीटा, ये x ये y, ये x और ये y। मुझे डेल यू बाय डेल एक्स लाना है, तो मैं क्या चाहूंगी, पहले डेल यू बाय डेल आर बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल थीटा बाय डेल एक्स। यहाँ तक पहुंचो। आर और थीटा से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे एक्स और वाई हटाने, एक्स और वाई हटाने के लिए डेल आर बाय डेल एक्स। मैं एक बार समझा रही हूँ, यहाँ पर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता तो डेल आर बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, 2x, डेल आर बाय डेल एक्स हो गया एक्स बाय आर। बट मुझे कार्टेशियन तो चाहिए ही नहीं, तो आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल, कॉस थीटा आ गया। डेल थीटा बाय डेल आर बाय डेल वाई करेंगे, सेम इसी तरीके से डेल आर बाय डेल थीटा बाय डेल एक्स, डेल थीटा बाय डेल एक्स टेन इनवर्स का किया 1 अपॉन टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y बाय एक्स का किया, y तो एज अ कांस्टेंट, 1 बाय एक्स का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी इसे सिंप्लीफाई करके क्या किया, y की जगह आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, क्या आ गया, माइनस साइन थीटा बाय आर मुझे यहाँ पर मिल गया। ये सारी वैल्यू उठा के मैं डेल यू बाय डेल एक्स के अंदर पुट कर देती हूँ। हम क्या कर सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, और यू अलग, बिकॉज मुझे सेकंड डेरिवेटिव वहां पर निकालना है। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए देखिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर cos थीटा पूरा पूरा पार्ट ब्रैकेट एज इट इज, ब्रैकेट एज इट, ये ब्रैकेट क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स, और मैंने बाहर क्या रख दिया, डेल यू बाय डेल थीटा। आप चाहें तो यहाँ पर एक टर्म लिख सकते हैं, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, का मतलब डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स। डेल बाय डेल एक्स का मतलब cos थीटा डेल बाय डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल बाय डेल थीटा, और डेल यू बाय डेल एक्स का मतलब ये पूरा टर्म। तो हमने जो स्टेप लिखा, cos थीटा डेल बाय डेल आर पूरा टर्म माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल बाय डेल थीटा होल टर्म, ये लिख दिया। डिफरेंशियल कर रहे हैं आर के रिस्पेक्टिवली, ध्यान रखें जहां भी थीटा है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, बट यू कभी भी कांस्टेंट ट्रीट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या किया, डेल बाय डेल आर किया, सबसे पहले cos थीटा एज अ कांस्टेंट है, डेल टू यू बाय डेल आर स्क्वायर। यहाँ साइन थीटा कांस्टेंट है बट 1 बाय आर और डेल यू बाय डेल थीटा का होगा। सेम थीटा के रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ पर दोनों टर्म रहेंगे। सेम थीटा के रेस्पेक्टिवली आर कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, बाकी पार्ट एज इट इज रहेगा, साइन थीटा डेल यू बाय डेल थीटा। डिफरेंशियल का एक एक स्टेप मैंने यहाँ लिखा है, आप अच्छे से देख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा हो गया, साइन थीटा, इसका फर्स्ट और सेकंड से किया, ये फर्स्ट और ये सेकंड। पहले फर्स्ट का किया माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, फिर सेकंड का किया डेल टू यू डेल आर डेल थीटा। सेम यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड अप्लाई किया, तो पहले cos थीटा का माइनस साइन थीटा कर दिया, बाद में डेल टू यू बाय डेल थीटा डेल आर कर दिया। साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, पहले साइन थीटा का किया, cos थीटा, फिर सेकंड पार्ट का कर दिया, ये आ जाएगा आपका डेल टू यू बाय डेल थीटा
स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से टर्म कंबाइन करना शुरू किया, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस साइन थीटा अपॉन आर आ गया, यहाँ पर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, और फिर नीचे वाली टर्म में मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल यू बाय डेल थीटा आ गया, और लास्ट वाली टर्म में मेरे पास डेल टू यू बाय डेल थीटा स्क्वायर आ गया। जो टर्म मिला है उन टर्म को थोड़ा सा कंबाइन करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये साइन थीटा कॉस थीटा डेल टू यू बाय डेल थीटा स्क्वायर में कंबाइन होके ये हमारे पास डेल यू बाय डेल थीटा एज इट इज। डेल यू बाय डेल थीटा की दो टर्म है, एक ये टर्म दूसरा ये टर्म, दोनों को कंबाइन किया तो ट्वाइस आ गया। सेम ऐसे ही डेल टू यू डेल थीटा डेल आर वाली जो टर्म है, दो टर्म कंबाइन है, ये भी मेरी ट्वाइस होके आ गई। बाकी टर्म को सिंगल सिंगल टाइम मैंने यहाँ पर रख लिया। ये आया डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर में क्या आएगा, साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह माइनस साइन, जहां भी आ रहा है साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह माइनस साइन तो वो प्लस हो जाएगा, साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह माइनस साइन, ये सारा वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर हम इन्हें कंबाइन कर रहे हैं तो ये टर्म 1 हो जाएगी, ये सिर्फ पहला टर्म आएगा, ये टर्म जो है डेल यू बाय डेल थीटा वाली वो पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से, ये वाली टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय आर डेल यू बाय डेल आर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1 बाय आर स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल थीटा स्क्वायर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीटली कार्टेशियन को किस में कन्वर्ट कर दिया, पोलर में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए कर्व ट्रेसिंग, ट्रेस द कर्व एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4a इक्वल 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स। इस कर्व को मुझे ड्रॉ करना है। कर्व को ड्रॉ करने के लिए मैंने कर्व ट्रेसिंग में सिखाया है कि कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी मदद से हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहला पार्ट होता है सिमेट्री चेक करना। सिमेट्री चेक करने के लिए हम y की पावर्स देख पा रहे हैं, y की पावर में जो प्लस y है वो माइनस y सेम हो रहा है। इट मीन्स मेरा कर्व x एक्सिस पर सिमेट्री शो कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे जितना कर्व ऊपर बनेगा उतना ही कर्व नीचे बनेगा। सेकंड पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन कर्व से चेक करते हैं क्या मेरा कर्व 0 0 से पास हो रहा है। मैं 0 0 यहाँ रख रही हूँ तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट बच जा रहा है। इट मीन्स अगर मेरा कर्व 0 0 से पास नहीं हुआ तो वहाँ टेंजेंट एट दी ओरिजिन जो तीसरा पॉइंट है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आते हैं। एक्स एक्सिस पर हम y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो मुझे x की वैल्यू कैसी मिल जाती है, 2a मिल जाती है। इट मीन्स मुझे क्या मिला, जितना पार्ट ऊपर है उतना ही नीचे है, और x एक्सिस पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा है, 2a, 0 पर। y एक्सिस पर गए हम, पुट x इक्वल 0 किया, तो पुट x इक्वल 0 पुट करने पर मेरे पास क्या आ गया, y की वैल्यू कैसी आ गई, इनफाइनाइट आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, कर्व कहीं भी y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा ही नहीं कहीं। ठीक है, तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है मेरा, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट निकालना मैंने सिखाया है आपको, पैरेलल एसिम्पटोट चेक करते हैं। y की हाईएस्ट पावर उसके कोफिशिएंट को 0 पुट करते हैं। y की हाईएस्ट पावर क्या है मेरे पास 2, उसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर x, उसे मैंने 0 पुट किया। x की हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे पास, यहाँ पर ये दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है। अगर मैं वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर करती हूँ तो कैसा आ रहा है, इमेजनरी पार्ट। इसका मतलब यहाँ पर एसिम्पटोट का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो x इक्वल 0 मेरा एक एसिम्पटोट मिला, इसका मतलब ये मेरा एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है, मेरे कर्व की बाउंड्री जिसको कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा वहां जस्ट अज्यूम टू बी टच होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कर लिया। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस अगर हम देखते हैं कि मेरा कितने रीजन में, ये तो मुझे रफली आइडिया होगा, बाद में हम क्या करेंगे, 2a लिया वैसे a लेके देख लिया, वैसे a/2 लेके देख लिया, ये पॉइंट्स मुझे इजीली मिल जाएंगे। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस मुझे चेक करना है, मेरा इधर भी एग्जिस्ट कर रहा है, इधर एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने y का पार्ट लिया, माइनस a जब मैं पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू कैसी आ रही है, इमेजनरी। इमेजनरी वैल्यू मतलब यहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं है। y इक्वल 0 पर इनफाइनाइट, ये पॉइंट आ गया। x इक्वल a पर वैल्यू, x इक्वल 2a पर वैल्यू, x इक्वल 3a पर नहीं है। इट मीन्स 2a तक तो एग्जिस्टेंस है, 2a के बाद मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मेरा कर्व किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 2। तरीके से आप कर्व ट्रेसिंग कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत इजी, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, फाइंड ऑल दी एसिम्पटोट ऑफ द फॉलोइंग कर्व। इसके एसिम्पटोट निकालने के दो तरीके, या तो आप इसे मल्टीप्लाई करके फाइनम मेथड से निकालिए, या फिर दूसरा मेथड है हमारा लिमिट मेथड। लिमिट मेथड में हम क्या करते हैं, एक बार x माइनस वाई के पैरेलल, एक बार x माइनस 2y के स्क्वायर के पैरेलल।
एक बार मैंने पैरेलल टू x माइनस वाई किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। लिमिट कैसे निकालते हैं, अगर x माइनस वाई है तो उसके लिए y बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 1। मैंने यहाँ पर सारे पार्ट को डिवाइड कर दिया। जब मैं यहाँ से x माइनस टू वाई स्क्वायर डिवाइड कर रही हूँ तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, एक टर्म निकलेगी। देखिए यहाँ से y बाई एक्स निकल जाएगा, x टेंस टू इन्फाइनाइट लगाना तो x को नीचे डिवाइड करना है। यहाँ से y बाई एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं और इस y बाई एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो मेरे पास कैसा वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू। ये फैक्टर क्या होगा, इस x की वजह से पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ से x बाहर निकालूंगी तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से x निकालेंगे तो x, यहाँ पर एक x क्या होगा, नीचे बच जाएगा। जैसे ही x टेंस टू इनफाइनाइट लगे होल टर्म्स को क्या बना देगा, 0 बना देगा। यहाँ से क्या आ गया, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 0। पहला एसिम्पटोट मुझे मिल चुका है। दूसरा एसिम्पटोट हम पैरेलल एसिम्पटोट निकालते हैं x माइनस टू वाई के। ध्यान रखिए जिस भी टर्म के लिए निकाल रहे हैं उस टर्म को हमेशा बाहर निकाल के फिर काम कैलकुलेट करें। तो यहाँ से x माइनस टू वाई कहाँ निकल जाएगा, बाहर, माइनस 4y अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। यहाँ पे भी x बाहर निकाला तो y बाई एक्स, 1 माइनस वाई बाई एक्स। यहाँ से निकालेंगे x और x बाहर तो कैंसिल हो गए। y बाई एक्स की वैल्यू के लिए सेम प्रोसेस, x इक्वल टू वाई करेंगे तो y बाई एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1/2 मिल गई। ये 1/2 लिमिट मैंने यहाँ पर लगा दी, यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2 अप्लाई किया। मेरे पास इक्वेशन कैसी आ गई, ये। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये मेरी एसिम्पटोट की कंडीशन आ गई। इस एसिम्पटोट के फैक्टर्स कर लेते क्योंकि ये तो मुझे कंबाइन इक्वेशन मिली है। इस एसिम्पटोट को मैंने कैसे ले लिया, ए के पार्ट पर। ए की वैल्यू निकालने के लिए श्रीधराचार्य मेथड, जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से मुझे x माइनस टू वाई की क्या वैल्यू मिली, दो वैल्यू मिली, 2 प्लस माइनस 3√3। 2 प्लस माइनस 3√3, एक पहले पे प्लस वाला पार्ट, दूसरे पे माइनस वाला पार्ट ले लिया। इट मीन्स ये मेरे बचे हुए दो एसिम्पटोट मुझे यहाँ से मिल जाते हैं। तो बहुत आसान है एसिम्पटोट का पार्ट सॉल्व करना और उसे कैलकुलेट करके कैसे समझाना है। नेक्स्ट देखिए क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अ कोन whose semi vertical angle is alpha and base is a circle of radius r। देखिए ये हमारा है, लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं शायद, यस। सबसे पहले क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अ कोन। उस सरफेस का एरिया निकालना है कोन के जिसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। ये कोन ले लिया मैंने, उसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, अल्फा है, और बेस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये बेस जो है इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है, और उसका एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला जो है वो मैं लिख देती हूँ। एस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई वाई डी एस। क्या होता है हमारे पास, एस इज 2 पाई वाई डी एस। अगर मैं एक्स एक्सिस निकाल पा रही हूँ तो मैं इसे क्या कर देती हूँ, डी एस बाई डी एक्स। 2 पाई बाहर ले लिया, y लिखा हुआ है, डी एस बाई डी एक्स, एक्स हो गया। इसका मतलब मुझे क्या काम करना है, एक तो s की वैल्यू निकालनी है, साथ में x का पार्ट निकालना। अब डी एस बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, ये हमने चाप कलन में पढ़ा है, आर्क ऑफ लेंथ में, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रूट। तो अब मुझे इसका मतलब दोनों ही पार्ट के लिए क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स और एक्स का लिमिट। एक तो एक्स का लिमिट निकालना है, एक डी एस बाई डी एक्स के लिए किसकी वैल्यू निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी। आइए सबसे पहले इसको शो करते हैं। सरफेस निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैंने ये बना दिया, ये मेरा हो गया कोन जिसकी रेडियस कितनी है, आर, और ये एंगल कितना है, अल्फा। अब सबसे पहले अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, क्योंकि मुझे सरफेस ही नहीं पता है, एस पता नहीं है कि कैसा सरफेस है जिसके लिए मैं काम करूं, तो एस सरफेस निकालने के लिए पहले मेरे पास एक्स वाई में कर्व तो होना चाहिए। एक्स वाई कर्व के लिए क्या मदद लेते हैं हम, यहाँ पर कोई भी पॉइंट पी मान लेते हैं एक्स वाई। इट मीन्स दिस इज एक्स और दिस इज वाई पॉइंट, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल की बात करूं तो मैं टेन अल्फा की वैल्यू क्या ले सकती हूँ, टेन अल्फा क्या हो गया, वाई बाई एक्स। टेन अल्फा क्या है, वाई बाई एक्स। इट मीन्स मेरा कर्व क्या हो गया, वाई इक्वल एक्स टेन अल्फा। मेरे को कर्व मिल चुका है, पहले कर्व नहीं था, कर्व की हेल्प के लिए आपको सेमी वर्टिकल एंगल सब कुछ दे रखा है, तो कर्व क्या मिल गया, y इक्वल एक्स टेन अल्फा। अब मेरा s का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई वाई डी एस बाई डी एक्स। डी एस बाई डी एक्स के लिए मैं काम शुरू करती हूँ, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पर
1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, y इक्वल एक्स टेन अल्फा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक अल्फा। मुझे डी एस बाई डी एक्स मिल चुका, एक्स की लिमिट नहीं है मेरे पास अभी। एक्स की लिमिट के लिए मुझे वापस से कर्व पर जाना पड़ेगा, एक्स की लिमिट निकालनी है मुझे। लिमिट निकालने के लिए मैं फिर से इसी ट्राइंगल को डिस्कस करती हूँ। लिमिट निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को डिस्कस किया। ये सपोज मैं सी पॉइंट मान लेती हूँ, ये मैं टी पॉइंट मान लेती हूँ। अगर मैं ओ सी अपॉन ओ टी देखूँ तो क्या हो रहा है, कोट अल्फा। आप इसके थ्रू देख सकते हो, ओ सी अपॉन ओ टी मेरे पास क्या आया, ओ सी अपॉन टी सी, ये क्या हो गया, कोट अल्फा इस अल्फा के लिए। ठीक है, अगर ये कोट अल्फा है तो टी सी की वैल्यू कितनी दे रखी, आर। इट मीन्स ओ सी की वैल्यू कितनी है, आर कोट अल्फा। और ओ सी का मतलब क्या हो गया, यही तो मेरी लिमिट चाहिए मुझे रोटेशन के एंड तक। ये एक्स लिमिट हो गई, ये वाई लिमिट, मुझे तो सिर्फ एक्स लिमिट चाहिए क्योंकि मुझे एक्स पर वेरिएशन देखना है। एक्स की लिमिट मतलब जीरो से शुरू होकर यहाँ कहाँ जा रही है। तो इसका मतलब ये ओसी मुझे कितना मिल गया, आर कोट अल्फा। इट मीन्स मेरी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 टू आर कोट अल्फा। आइए देखते हैं, ओसी अपॉन आर इक्वल कोट अल्फा, ओसी इक्वल क्या हो गया, आर कोट अल्फा। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 टू आर कोट अल्फा। सब कुछ अवेलेबल है, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। 2 पाई वाई की जगह हो गया एक्स टेन अल्फा, ds बाई डी एक्स की जगह हो गया सेक अल्फा, एक्स की लिमिट हो गई 0 टू आर कोट अल्फा। एक्स की रेस्पेक्टिवली देखेंगे तो टेन अल्फा सेक अल्फा कैसे हैं, एज अ कांस्टेंट बाहर ले लिए। एक्स क्या आ गया, dx आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2, आर कोट अल्फा लगाया, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, एक टेन अल्फा एक कॉट अल्फा से कैंसिल, पाई आर स्क्वायर सेक अल्फा कॉट अल्फा मुझे मिल गया। सेक को 1 बाय कॉस, कॉट को कॉस बाय साइन किया, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर कोसेक अल्फा। ये मेरे पास क्या मिल जाता है, मेरा फाइनल आंसर मिल जाता है। तो किस तरीके से सरफेस पर क्वेश्चन आया हुआ है, रिवॉल्यूशन ऑफ सरफेस का क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 20 मार्क्स में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, ये यूनिट 4 के क्वेश्चंस में करवा रहे। फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द lemniscate व्हेन इट रिवॉल्व्स अबाउट द टेंजेंट पोल। सबसे पहले ये lemniscate मैंने कर्व ट्रेसिंग में पूरा एक्सप्लेन किया है, अब वहां से जाके लेक्चर्स रीड कर सकते हैं, आराम से आपको हेल्प मिल जाएगी। lemniscate जो है हमारा, उस lemniscate के लिए मैं यहाँ पर अगर पॉइंट देखूं, व्हेन इट रिवॉल्व्स अबाउट द टेंजेंट एट पोल, कभी भी टेंजेंट एट पोल निकालना है तो पोलर फॉर्म के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, टेंजेंट एट पोल का मतलब जहां आर की वैल्यू क्या बन रही है, जीरो बन रही है। तो टेंजेंट एट पोल को समझते हैं पहले, जहां पर आर की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो बन जाए और थीटा जीरो ना हो, फंक्शन की वैल्यू जीरो ना हो। आर की वैल्यू को अगर मैं जीरो पुट करती हूँ तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। तो कॉस टू थीटा इक्वल जीरो, कॉस में जीरो वैल्यू कब आती है, पाई बाय टू, 3 पाई बाय 2, या पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 ले लेती हूँ, माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2। इट मीन्स मैं यहाँ पर कॉस में पाई बाय 2 पर और कॉस माइनस पाई बाय 2 पर, तो टू थीटा की वैल्यू कैसी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाती है पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। मतलब अगर देखा जाए तो टेंजेंट कैसा आ रहा है, एक तो पाई बाय 4, आप चाहो तो इसको 3 पाई बाय 2 भी ले सकते हो, माइनस वाले को, एक ही बात है, या थीटा इक्वल माइनस पाई बाय 4, ये इसका टेंजेंट है। अगर अबाउट एनी लाइन है तो मेरे पास क्या होता है, सपोज मैं अगर बात करूं x इक्वल के लाइन की, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला जो होता है उसमें x माइनस के अबाउट, यहाँ पर जो थीटा है, थीटा के लिए क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा के अबाउट। ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है रिवॉल्यूशन का, थीटा इक्वल अल्फा के अबाउट वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा माइनस अल्फा टी थीटा। अब यहाँ जो अल्फा है उसकी जगह क्या है, टेंजेंट एट द पोल अगर माइनस पाई बाय 4 है तो मैं अल्फा की जगह माइनस पाई बाय 4 अगर यहाँ पर ले लूँ तो क्या आ गया, थीटा प्लस पाई बाय 4। 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 तो बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आ जाएगा। अब मेरे पास मुद्दा ये है कि लिमिट क्या होनी चाहिए, थीटा की लिमिट।
थीटा कितना वेरी कर रहा है यहाँ पर, इस माइनस से इस प्लस तक। अब आपको लेमनिस्किड का स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करना है तो आपको पूरा पोलर फॉर्म का कर्व ट्रेसिंग देखना पड़ेगा। यहाँ तो मैंने डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ कर दिया है क्योंकि पोलर कर्व का कर्व ट्रेसिंग पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है विद 5 to 6 एग्जाम्पल्स, और उसके सारे स्टेप आपको वहां पर क्लैरिटी से मिल जाएंगे। तो ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि हमने क्या पता है लेमनिस्किड आया, इट मींस लेमनिस्किड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, क्योंकि बहुत बार हमने वर्क किया है। बट इसके टेंजेंट एट पोल की बात करी तो टेंजेंट एट पोल भी हमने चेक कर लिए। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। वो आर की वैल्यू हम क्या कर दे, पुट 0 पुट करके हमने वैल्यू निकाली। इन टेंजेंट के लिए हमने यहाँ से काम शुरू किया, साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 रख दिया, 2/3 ये बाहर आ गया। आर की वैल्यू क्या है, ए कॉस क्यूब थीटा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो ए स्क्वायर यहाँ पर रखा आर की जगह, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर कॉस, देखो ये आर की वैल्यू, यहाँ पर मैंने आर क्यूब रखा है, तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब कॉस 2 थीटा की पावर 3/2। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डी थीटा। cos pi by 4 is 1/√2, sin pi by 4 1/√2। सारी वैल्यूज मैंने यहाँ से, यहाँ जो कांस्टेंट है ए क्यूब उसे निकाल लेते हैं, यहाँ 1/√2 आएगा, उस 1/√2 को भी बाहर निकाल लिया, पाई ऑलरेडी था उसे लिख दिया, ए क्यूब बाय √2 बाहर हो गया, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, दिस टर्म यहाँ साइन थीटा बच जाएगा, यहाँ कॉस थीटा बच जाएगा, कॉस 2 थीटा की पावर 3/2। इसे सेपरेट कर दिया, इसे सेपरेट कर दिया। मेरा कॉन्सेप्ट मैंने अभी भी समझाया था, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, ट्वाइस हो जाता है जब इवन हो, ऑड हो तब 0 हो जाता है। अब ऑड और इवन का मतलब क्या हो गया, एफ थीटा इक्वल एफ माइनस थीटा। आप इस फर्स्ट टर्म में देखिए, थीटा की जगह माइनस थीटा रखोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, इट मीन्स ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन माइनस ए टू ए के बीच में क्या वैल्यू दे देता है, कंप्लीटली 0। सेकेंड पार्ट है माइनस दिस, ये cos 2 थीटा, cos थीटा में क्या होता है, cos थीटा cos माइनस थीटा बराबर होता है, इट मींस ये 0 से पाई बाय 4 होके क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, ये कर दिया हमने 0 टू पाई बाय 4 और ट्वाइस, ये मुझे वैल्यू यहाँ तक मिल चुकी है। cos 2 थीटा को भी थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला से, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा 3 थीटा। यहाँ से वैल्यू देखते हैं, √2 sin थीटा को sin फाई ले लिया, डिफरेंशियल किया, sin थीटा का cos थीटा d थीटा cos फाई d फाई, ये वैल्यू एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई आ गया। यहाँ पर थीटा की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस फाई अपॉन √2 डी फाई, √2 से √2 कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब फाई कॉस फाई, कॉस 4 फाई मुझे यहाँ से मिल चुका है। कॉस 4 फाई के लिए मेरा सेम फॉर्मूला, साइन की जगह तो 0 है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से, 0 से पाई बाय 2 साइन m थीटा cos n थीटा d थीटा इक्वल गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो यहाँ से हम वैल्यू कैसे देखते हैं, साइन के साथ नहीं है, इट मीन साइन के साथ क्या हो गया यहाँ पर 0 थीटा, तो हियर m इक्वल 0 n इक्वल 4, जहाँ m है वहाँ 0 रख देंगे, n की जगह 4 रख देंगे, वैल्यूज कैलकुलेट किया, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2, 4 प्लस 1 5/2, उसे हम क्या लिख सकते हैं 3/2 1/2 गामा 1/2, ये गामा 1/2 है, 4 प्लस 2 6/2, इट मीन्स क्या हो गया गामा 3 का मतलब फैक्टोरियल 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, गामा 1/2 रूट पाई बना, रूट पाई वापस से पाई होके पाई स्क्वायर बन गया, तो ए क्यूब पाई स्क्वायर बाय 4 मुझे क्या मिल गया, मेरा फाइनल आंसर मुझे यहाँ पर मिल चुका है। तो आई थिंक आप लोग को समझ आया होगा कि कैसे यहाँ पर हमें पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है और किस तरीके से उसे एंड तक पहुंचाना है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये जो पेपर है, ये हमने सैम्पल पेपर गेस्ट पेपर है, और पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से, पिछले 16 साल से मैं टीचिंग में हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस से मैंने ये पेपर बनाया है, और ये आपको श्योरली मदद करेगा। और डिटेलिंग के लिए आप हमारा कोर्स लें, ऐप है हमारा सफल एजुटेक ऐप, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर हर एक यूनिट के पिछले सालों के क्वेश्चंस के साथ कुछ न्यू क्वेश्चन ऐड करके कॉन्सेप्ट को एक एक स्टेप के साथ बहुत क्लैरिटी से समझाया गया है।
ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।